हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करने के साथ ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको मानव विज्ञान ऑप्शनल सब्जेक्ट में और इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। मेरे कोड के साथ आप एडमिशन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको 10% का छूट मिलता है। और देखिएगा अनअकैडमी में बहुत सारे जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक सिविल सर्विसेज जीएस सब्सक्रिप्शन में दो प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है। एक है प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से 36 मंथ के लिए है। और जैसे 1 मंथ का फीस जो है 9,000 है, 12 महीने का फीस जो है 49,500 रुपया है। अगर मेरे कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% है। इसी प्रकार ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जो अवेलेबल है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए, जैसे 12 महीने का फीस जो है 27,500 रुपया है। मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10 मिलता है। अभी अन अकेडमी द्वारा रिसेंटली प्री एग्जाम के लिए जो है बाइलिंगुअल क्लासेस चलाए जा रहे हैं। और ये क्लासेस जो हैं आप टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार कंप्लीट जीएस बैचेस जो है 2021-23 के लिए बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश स्टार्ट किए गए हैं। तो आप अपनी अभिरुचि के अनुसार अपनी तैयारी को देखते हुए किसी माध्यम में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को टॉप एजुकेटर के साथ पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए रिसेंटली देखिएगा अभी आइकॉनिक प्राइस जो है बढ़ने वाला है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। मेरा कोड UGM10 के साथ इसको एडमिशन लीजिए। और इसमें आइकॉनिक कोर्स के फायदे क्या है देखिएगा। आप क्या कनेक्ट विथ योर पर्सनल कोच, दूसरा कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, नेक्स्ट अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली, और एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन विद डेली कंटेंट्स और मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। अब ये सुविधाएं जो यहाँ पर मिल रही है, लेकिन अब इसका प्राइस हाई होने वाला है, इसलिए जल्दी से आप इसको एडमिशन लेकर क्या कीजिए, अपनी सीट को सुरक्षित कीजिए, अपनी तैयारी को जो है टॉप एजुकेटर्स के साथ कंप्लीट कीजिए। क्लियर चीजें ये, तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संविधान का जो है आपका क्या बोलते हैं विशेष वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध की हम बात की गए हैं उस संदर्भ में आप पढ़ेंगे। आज जो है हमारा टॉपिक जो बेस्ट रहेगा वो 3 चैप्टर पर आधारित रहेगा, और जो प्रीलिम्स के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे है पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो स्पेशली प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो भारत के संविधान में किया गया है, कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। इसमें जो है महिलाओं के संदर्भ में भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और क्या-क्या कानून बनाए गए हैं, उसके संदर्भ में देखेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के संदर्भ में हम देखेंगे। ठीक है? दूसरा जो अपना सेक्शन होगा वो होगा आपात उपबंध पर। क्या करेंगे हम? आपात उपबंध केस पर पढ़ेंगे। इमरजेंसी को हम पढ़ेंगे। इमरजेंसी जो पावर है, इमरजेंसी जो शक्तियाँ हैं, आर्टिकल 352 और से लेकर 360 के संदर्भ में हम इसको करेंगे, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है हम देखेंगे, आप चैप्टर जो है राजभाषा के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, राजभाषा के संदर्भ में जो आर्टिकल हैं और संविधान का भाग जो 17 है वो हम इसके संदर्भ में हम देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 343 पर 351 के संदर्भ में। और विशेष वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है उसके संदर्भ में मोस्टली जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 330 से लेकर 340 तक आता है। क्लियर चीज़ है ये। तो इस संदर्भ में आज हम अपना क्लास जो है यहाँ पर करते हैं। तो देखिएगा आपका चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और कुछ फॉलो करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कुछ विशेष वर्गों के संदर्भ में जो विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, के संदर्भ में कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कुछ विशेष वर्गों के संदर्भ में जो विशेष उपबंध जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आपके स्क्रीन पर देख रहा है। विशेष वर्गों के संदर्भ में हमारा तात्पर्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में है। और कुछ जो प्रोविजंस हैं वो किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए। पहले हैं एंग्लो इंडियंस
कम्युनिटी के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को संदर्भ में हम यहाँ पर देखते हैं ये चीजें। तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख रहे हैं, यहाँ पर हम संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं उन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका अनुच्छेद 330 क्या बात करता है, देखिएगा अनुच्छेद 330 जो है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और असम के जनजातीय क्षेत्रों के को छोड़कर असम के स्वशासी जिलों के जनजातियों के लिए किसान आरक्षित होंगे। इस संबंध में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 330 क्या बोल रहा है, एसटी और एसटी को लोकसभा में निर्वाचन में आरक्षण देने की बात करता है। क्या करता है, एससी और एसटी कम्युनिटी को लोकसभा में क्या करता है, यह सीटों का जो है आरक्षण की बात करता है। अकॉर्डिंग टू क्या होगा, यह अकॉर्डिंग टू यह सीटों का आरक्षण किया गया है लोकसभा में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन में इनका जितना प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर जो है सीटों का क्या किया गया है, आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। क्लियर चीज है ये। तो किसके लिए किया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में लोकसभा में सीटों का आरक्षण की बात कर है। आपको पहले ही से ही मालूम है कि राज्यसभा में जो है आरक्षण नहीं दिया जाता। क्लियर है। तो लोकसभा में सीटों की आरक्षण की बात यहाँ पर 330 के संदर्भ में किया गया है। क्लियर चीज है। तो किसके लिए किया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में किया गया है। और रिजर्वेशन कैसा दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू उनका जितना भी पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज है उस आधार पर जो है, परसेंटेज के आधार पर जो है लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन देने की बात की गई है। क्लियर चीज है ये। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं, देखिएगा इन स्थानों पर आरक्षण क्या होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। क्लियर चीजें कैसा होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अब देखिएगा 330 लोकसभा में आरक्षण की बात करता है अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में। इसी प्रकार आर्टिकल 332 जो है वह राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान कर रहा है। ठीक है, क्लियर चीजें। तो मतलब राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या कर रहा है, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक जान लीजिए कि जब हमारा मूल संविधान में था 3 वर्गों के लिए जो सीटों के आरक्षण की बात की जा रही थी उसका वो केवल 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के बाद ये आरक्षण जारी रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए क्या करेगा, मतलब संविधान उस पर क्या करेगा, चर्चा करेगा। अगर जल लगता है कि जरूरत है तो क्या करेगा, वह फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसा करके प्रत्येक वर्ष जो है 10 10 वर्ष करके जो है हमारा रिजर्वेशन जो है ये यह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 10 10 साल करके अब उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, अभी जो पिछला संविधान में संशोधन हुआ वह हुआ 2010 में। तो 2020 तक जो है अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए इसी प्रकार का रिजर्वेशन प्रावधान करेंगे। फिर अगर आगे बढ़ाना है तो 2020 में क्या करेंगे, इसको आगे के लिए संविधान संशोधन करेंगे और आगे के 10 सालों के लिए इसको बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर चीजें ये, क्लियर है ये। तो यहाँ और सीटों के आरक्षण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण की बात की गई। 330 में लोकसभा के लिए किया गया है और 332 में क्या किया गया है, राज्यों के विधानसभाओं के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा 331 किसके संदर्भ में है, यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के अधिकतम 2 लोगों को क्या कर सकता है, या नॉमिनेटेड कर सकता है। क्या कर सकता है, या नॉमिनेटेड कर सकता है, जिसकी चर्चा मैंने आपको पिछले बार भी किया था। क्लियर चीज है ये, पिछले बार मैं जब लोकसभा पढ़ा रहा था उस संदर्भ में भी किया था। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस कम्युनिटी से मैक्सिमम 2 लोगों को क्या कर सकता है, नाम निर्देशित कर सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 333 की क्या बात करते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 333 भी क्या बात कर रहा है, जैसे यहाँ पर अनुच्छेद 332
331 जो है वह क्या बात कर रहा था, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लिए बात कर रहा था। उसी प्रकार 333 जो है यह राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो क्या कर सकता है वह, आर्टिकल 333 के माध्यम से अब उस राज्य की विधानसभा के लिए एक न सदस्य को क्या कर सकता है, वह नॉमिनेटेड कर सकता है। एक सदस्य को क्या कर सकता है वह, नॉमिनेटेड कर सकता है। क्लियर चीज है ये। यदि राज्यपाल की राय में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह विधानसभा में उस कम्युनिटी से एक सदस्य को क्या कर सकता है, नाम निर्देशित कर सकता है, नॉमिनेटेड कर सकता है। क्लियर चीज है ये। तो ये आर्टिकल 333 के संदर्भ में बातें हो गई। क्लियर चीज है ये। ठीक। अब देखते हैं हम आर्टिकल 335 क्या बात कर रहे हैं, तो देखिएगा यह आर्टिकल 335 जो बात कर रहा है वह है, यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संघ एवं राज्य सेवाओं में नियुक्तियों का दावा करता है और इस आधार पर विचार होगा कि प्रशासनिक क्षमता और संलग्नता को बनाया रखा जा सके। क्लियर चीज है ये। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस बात की बड़ी है कि सरकारी नौकरियों में चाहे वो केंद्रीय सेवाएं हो चाहे राज्य सेवाओं में हो, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में जो है वह रिजर्वेशन की बात किया जा रहा है। और इस प्रकार के जो रिजर्वेशन दिया जाएगा इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि उनकी प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता को में किसी प्रकार की कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा संविधान का 82वां जो संविधान संशोधन जो 2000 में किया गया था, इसमें जोड़ा कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए किसी परीक्षा में न्यूनतम हर अंक में छूट दे सकता है, मूल्यांकन के मानकों में कमी करके तथा संघ और राज्यों के अधीन किसी भी वर्ग की सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण करने वाले प्रावधानों से संबंधित विधि बनाने से रोक नहीं सकता है। तो ये जो है प्रावधान है कि आर्टिकल 335 के तहत क्या किया जा सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में क्या कर सकता है, कुछ छूट का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन छूट ऐसा नहीं दिया जाएगा कि प्रशासनिक क्षमता और संलग्नता इससे प्रभावित हो। बिना प्रशासनिक क्षमता और संलग्नता को प्रभावित किए बिना हम उनको रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन किस संदर्भ में कर सकते हैं कि रिजर्वेशन कर सकते हैं उनके कि जो चयन का आकार है उसका कट मार्क जो है उसका जो कट ऑफ है उसको उन लोगों के लिए अलग से निर्धारित किया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। तो आप लोग सब जान ही रहे हैं चीजों को। ठीक है। तो इस संदर्भ में आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर चीजें। तो महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये सब चीजें आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, जो परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिएगा आर्टिकल 338 क्या बात करता है। आर्टिकल 338 बात करता है अनुसूचित जाति के, पहले क्या था आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक ही आयोग होता था, बाद में क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन कौन सा किया गया, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में। और क्या किया गया, अनुसूचित जाति के लिए अलग मतलब 338 अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान कर दिया गया। और 338 ए में अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात की गई और बनाया गया है। ठीक है। तो पहले क्या था, आर्टिकल 338 के तहत ही दोनों का कंबाइंड था, अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक में ही था। लेकिन बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 में ही रहने दिया गया और अलग से जनजातियों के लिए जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2003 में। उन लोगों के लिए क्या किया गया, अलग से एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि आर्टिकल 338 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जबकि आर्टिकल 338 ए जो बना है वह 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा, और इसमें क्या किया गया, अलग से अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
क्लियर है। तो जो राष्ट्रीय आयोग बनेगा अनुसूचित जाति के लिए, जो आयोग बना है आर्टिकल 338 के तहत, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसके मतलब आयोग का, राष्ट्रीय आयोग गठन के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति किसको है? संसद में है। और संसद विधि बना सकता है। इसकी संरचना जो है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। और सभी की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? नियुक्ति जो किया जाएगा वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। स्ट्रक्चर क्या है? 1+1+ क्या है? 3 इनका स्ट्रक्चर है। एक चेयरपर्सन होगा, बाकी एक डिप्टी चेयरपर्सन होगा, बाकी क्या होंगे? 3 क्या होंगे? मेंबर होंगे। क्लियर चीजें? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें वही होंगी जो राष्ट्रपति विधि द्वारा क्या करेगा? निश्चित करेगा। क्लियर चीज है ये। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयोग को अपने कार्य की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है। ठीक है। आयोग के क्या कर्तव्य हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो आयोग के क्या कर्तव्य हैं, तो देखिएगा। आयोग जो है वो क्या काम करेगा? अनुसूचित जाति के रक्षोपाय के संबंधित प्रावधान जो संविधान में या उस समय लागू हो, किसी द्वारा या सरकार के आदेश के द्वारा हो, से संबंधित कार्यों का जांच, निरीक्षण और मूल्यांकन करेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा संदर्भ में देखिएगा, अनुसूचित जाति के सदस्यों को जो अधिकार और सुरक्षा से वंचित किए जाने वाला विशेष शिकायतों की वह जांच करेगी। आयोग क्या करेगा? अनुसूचित जाति के सदस्यों को जो अधिकार दिए गए हैं, और अगर उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, उनको सुरक्षा से वंचित किया जाने वाला कोई विशेष शिकायत है, उनको क्या करेगा? जांच करेगा। तीसरा, अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं, उनमें उनकी सहभागिता कैसी होना चाहिए, उन सभी गतिविधियों पर उनकी सहभागिता को सुनिश्चित कराने के लिए क्या करेगा? यह आयोग जो है वह केंद्र और राज्य सरकारों को क्या देगा? सलाह देगा। और संघ राज्यों के अंतर्गत उनके विकास की जो प्रगति का मूल्यांकन भी करेगा। ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका वास्तव में इनके आर्थिक उत्थान या सामाजिक उत्थान में इन प्रकार की योजनाओं का क्या योगदान है, उसका वो क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। ठीक है। और इस वर्ग से संबंधित रक्षोपाय के कार्यों पर राष्ट्रपति को प्रति वर्ष क्या करेगा? वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है। इस रिपोर्ट में संघ और राज्यों द्वारा इस वर्ग को प्रदान किए गए जो रक्षा उपाय हैं, उसके प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करेगा। और इस वर्ग की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित उपायों के लिए क्या करेगा? वह सिफारिश करेगा। ठीक है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं, जैसा कि संसद विधि द्वारा विहित करे, राष्ट्रपति द्वारा उस वर्ग के सुरक्षा और कल्याण से संबंधित अन्य कार्यों को सौंपे जाने का कृत्य का प्रावधान किया गया है। अगर राष्ट्रपति उनको अनुसूचित जाति के संदर्भ में और कुछ जो है उनके सुरक्षा और कल्याण से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, उस कार्यों को करने का निर्देश जो है राष्ट्रपति दे सकता है इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। क्लियर है। राष्ट्रपति को जब ये आयोग जो अपना रिपोर्ट देगा, तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष क्या करेगा? रखवाएगा। क्लियर चीज है ये। तो ये सब चीजें जो है, यह अनुसूचित जाति जनजाति जाति आयोग के संदर्भ में है। ठीक है। अब देखेंगे आयोग की शक्तियां क्या होंगी। आयोग को अनुसूचित जाति के प्रदत्त अधिकारों और रक्षोपायों से संबंधित शिकायतों की जांच करने की शक्ति है। उसका कार्य जो है दीवानी न्यायालय के समान है। वह एक सिविल कोर्ट के जैसा व्यवहार करेगा। भारत के किसी भाग में किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसमें उपस्थित होने के लिए वो कह सकता है। उसमें संबंधित दस्तावेज का वह अन्वेषण कर सकता है जो अनुसूचित जाति के संदर्भ में हो। ठीक है। साक्षियों को शपथ पत्र प्राप्त करने का उसको अधिकार होगा। किसी भी न्यायालय एवं कार्यालय से संबंधित
संबंध की प्रति को प्राप्त कर सकता है, साक्ष्य और दस्तावेज से संबंधित जांच कर सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा कोई अन्य शक्ति दी जाने पर उन अपने शक्तियों का कार्यों का क्या करेगा, वह निर्वहन करेगा। और संघ और राज्य सरकारों अनुसूचित जाति को प्रभावित करने वाली बृहद नीतियों के संदर्भ में आयोग से सलाह लेगा। मतलब संघ सरकार और राज्य सरकारें अगर कोई ऐसा कोई नियम कानून बना रही हैं, नीतियां बना रही हैं जो अनुसूचित जाति को से रिलेटेड है, उससे प्रभावित हो सकती हैं, इस संदर्भ में क्या करेगा, वो सरकारें जो है आयोग से परामर्श लेंगी। क्लियर चीज है ये। आपको मालूम है आर्टिकल 338 ए के तहत क्या किया गया, आर्टिकल 338 ए के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर अनुसूचित जाति जनजाति बनाया गया है, और इसमें भी वही बातें किया गया है, और इसका जो संरचना है सेम इसी प्रकार है जैसे अनुसूचित जाति आयोग का संरचना है। ठीक है, इनमें इसमें भी एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, बाकी 3 सदस्य होंगे। क्लियर है। इनके कार्य और शक्तियां वैसे ही हैं जैसे आपने अनुसूचित जाति आयोग के कार्य और शक्तियां पढ़े। तो जहां आपने अनुसूचित जाति शब्द यूज किया है पढ़ते समय, वहां पे क्या कर सकते हैं, जनजाति शब्द यूज करके इसको सेम कार्य और शक्तियां जो हैं वही आप यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है। यह रिपोर्ट कैसे देगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यह आयोग जो है अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में सारी जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखवाएगा, पार्लियामेंट में रखाएगा। सेम वही कार्य और शक्तियां हैं जैसे अनुसूचित जाति आयोग का काम और शक्तियां थी। इस संदर्भ में आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर चीजें। तो संरचना कैसी रहेगी इसकी भी, एनसीएसटी की संरचना भी कैसे रहेगी, 1+1+3, बाकी कार्य और शक्तियां सब वही हैं जैसे अनुसूचित जाति आयोग का है। क्लियर चीजें। इस संदर्भ में आप इसको देख लीजिएगा। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 345 के संदर्भ में है। तो राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए क्या बनाएगा, एक आयोग को नियुक्त करेगा, और आयोग के सदस्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो आयोग के क्या कार्य होंगे, तो आयोग के क्या कार्य होंगे, तो देखिएगा, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और उनकी कठिनाइयों की जांच करेगा, पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए अनुदान की सिफारिश करेगा, और ऐसी नियुक्ति आयोग राष्ट्रपति द्वारा, और ऐसे नियुक्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी कृत्य को जांच करने और इसके बाबत जानकारी और रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। तो ये सॉरी अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में हो गया। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात कहाँ की गई है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के गठन की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 340 के संदर्भ में किया गया है। राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए क्या करेगा, जांच के लिए एक आयोग का बना काम करेगा। आयोग के कार्य और सदस्यों का निर्धारण जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा जैसे संसद विधि नियमित करे। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो देखिएगा पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कुछ कुछ कमीशन बैठे हैं। तो लेकिन पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया था। ऐसे एग्जाम में फैक्ट से रिलेटेड जो है स्टेट पीएससी और यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, उस संदर्भ में आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में बनाया गया था। इसने अपना रिपोर्ट जो है 1980 में प्रस्तुत किया था। अगस्त 1990 के सरकार ने इस प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या किया था, आरक्षण दे दिया था। संविधान में कहीं भी अन्य पिछड़ा वर्ग को डिफाइन नहीं किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग किस आधार पर चुना जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन ने क्या बताया गया, जातिगत पिछड़ा को ही क्या मान लिया, ओबीसी में पहचान कर दिया। ये इस बात को आप याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने का बात दिया था, जो अभी स्थापित हो चुका है।
ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की निर्देश दिया था। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संसद ने पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1953 बनाया है। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम क्या बनाया है? 1953 बनाया है। इसके तहत जो है RN प्रसाद की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। पिछड़ा वर्ग आयोग क्या की गई? स्थापना की गई है। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो इस पिछड़े वर्ग आयोग के संदर्भ में है। तो पिछड़े वर्ग आयोग का क्या कार्य होगा? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और उनकी कठिनाइयों की जांच करेगा। पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए अनुदान दिए जाने की सिफारिश करेगा। क्लियर है चीजें। और अन्य काम जो राष्ट्रपति को इस आयोग को दिया जाएगा, उन आयोग क्या करेगा? उस कृत्यों का निर्वहन करेगा। और जो भी रिपोर्ट ओबीसी के संदर्भ में यह आयोग जो है राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट को क्या करेगा? वह राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट में रखवाएगा। तो ठीक है। भारत के संविधान में याद रखिएगा 340 जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। क्लियर है। अब संविधान में कभी भी पिछड़ा वर्ग कौन होगा, कौन नहीं, उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है। जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 341 और 342 के तहत, लेकिन वैसे ही जो है पिछड़ा वर्ग को डिफिनेशन नहीं दिया गया। यहाँ पर केवल पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात की गई है। और पिछड़ा वर्ग आयोग की पहचान जो है कमीशन के द्वारा बनाया जाएगा, कि वह कमीशन चेक करेगा। जब कमीशन का वह कर्तव्य होगा कि भारत के संदर्भ में कौन जाति जो है पिछड़ा या समूह जो है पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आएंगे। क्लियर चीजें। इस बात को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लें। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल 341 क्या है। तो यहाँ आर्टिकल 341 जो है एससी के संदर्भ में, एससी की परिभाषा है। यहाँ पर एससी जो जातियां हैं वो कौन होंगी। और आर्टिकल 342 जो है अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में है ये। ठीक है। अनुसूचित अनुसूचित जनजातियां कौन होगी, पहले भी हम इस चीजों को पढ़ चुके हैं आप लोग। क्लियर चीज है ये। तो भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? और भारत में जो जातियों की एक लिस्ट बनाएगा, और जिन जातियों को आर्टिकल 341 में वह सूचीबद्ध करेगा, वह क्या कहलाएंगी? अनुसूचित जाति कहलाएंगी। इसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? एक अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करेगा। और उस अनुसूचित जाति जनजाति में जिन जनजातियों को डाला जाएगा, वह जनजातियां जो है क्या कहलाएंगी? अनुसूचित जनजाति कहलाएगी। ठीक है। और संसद को आर्टिकल 341 और 342 के तहत सूची में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इन सूचियों में क्या कर सकता है? पार्लियामेंट जो है संशोधन कर सकता है। इसी प्रकार आप देखते होंगे संशोधन करके क्या होता है, बहुत सारी जातियों को इसमें एसटी और एससी में समय समय पर क्या होता है? डाला जाता है। जब उनकी पहचान कर ली जाती है अपने अपने कैटेगरीज के अनुसार, तो इसमें जो है सूची में शामिल कर लिया जाता है। तो क्या पार्लियामेंट क्या कर सकता है? इन सूचियों में क्या कर सकता है? संशोधन करने की शक्ति किसको है? पार्लियामेंट को है। क्लियर चीज है ये। तो ये संदर्भ में आपने 330 से लेकर 342 के संदर्भ में आपने, मैं विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध की हमने क्या किया, यहाँ पे चर्चा किया। क्लियर चीज है ये। तो अब देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भारत के संविधान में क्या क्या जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रदान है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो है दिए गए हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रक्षोपाय उपाय, संवैधानिक उपाय जो दिए गए हैं। इस संदर्भ में हम देखते हैं। इस संदर्भ में अनुसूचित जातियों के लिए आर्टिकल 330 और 332 के संदर्भ में समझ रहे हैं चीजों को, अभी आपने डिस्कस किया। अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में, अनुच्छेद 335 के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्या है? आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 46 में भी, डीपीएस में भी कहा गया है कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा की उन्नति और आर्थिक हितों की सुरक्षा विशेष ध्यान राज्य का यह कर्तव्य माना जाएगा। तो डीपीएसपी में यह बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 17 और भारत में अस्पृश्यता के कानून को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम मतलब बंधुआ मजदूरी को इसके माध्यम से क्या करा है। भारत के संदर्भ में यह विडंबना है कि अधिकांश जो हम बंधुआ मजदूर की बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में वही जातियां जो क्या है, शेड्यूल कास्ट थी या जाति के जो निचले सोपान पे थी, वही जातियां जो है बंधुआ मजदूर के रूप में ज्यादा
सूचीबद्ध खेतिहर मजदूर थे, तो आर्टिकल 23 के माध्यम से बंधुआ मजदूरी को या इनबॉन्डेड लेबर को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। ये क्या है, सेफगार्ड देते हैं, संवैधानिक रक्षोपाय उपाय हैं जो अनुसूचित जातियों के संदर्भ में संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15 के अधिक लिखिए, अनुसूचित जातियों को भी समाज के अन्य वर्गों की तरह समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, वह जगह जो सार्वजनिक जगह है, वहां पे सभी जनजातियों को प्रवेश के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी सार्वजनिक जगह क्यों ना हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वह झील हो, चाहे तालाब हो, चाहे सिनेमा घर हो, चाहे सार्वजनिक कुआं हो, ठीक है, स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, सभी किसी प्रकार का भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। क्लियर चीज है ये। और इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 338 भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी अनुच्छेद 338 में पढ़ाया कि नेशनल कमीशन फॉर एससी। क्लियर चीज है ये, उसके संदर्भ में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक। ठीक है। अब देखिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान वही है जैसे अनुसूचित जाति के संदर्भ में दिखा, लेकिन यहाँ के संदर्भ में आप क्या करेंगे, आर्टिकल 29 को और स्पेशल पॉइंट्स में डालेंगे जब हम जनजातियों के संदर्भ में बात करते हैं। तो सारे जो रक्षोपाय जो हैं, अगर मान लीजिए एससी के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए हैं, वही रक्षोपाय जो है अनुसूचित जातियों के संदर्भ में भी लागू होगा। आर्टिकल 16, 4, 15, ठीक है, 338 ए लिख सकते हैं यहाँ पर, 17 लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है, सेम लिख सकते हैं। और आर्टिकल 275 भी आप यहाँ डाल सकते हैं। क्या आर्टिकल 275 क्या है, विकास से संबंधित अनुच्छेद है। संघ से मिलने वाले अनुदान में इसकी विरोध विशेष परिस्थिति का क्या रखा है, जो क्षेत्र जनजाति हैं, कोई योजनाएं बनानी है, तो यह विकासात्मक जो है जनजातियों के विकास मुख्य धारा में लाने के लिए क्या है, यह जो अनुदान जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 339 के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और कल्याण के संदर्भ में संघ का उस पर नियंत्रण रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 339, 275 और 29 के संदर्भ में क्या होगा, अलग रहेगा। बाकी सारे आर्टिकल सेम वही है जैसे अनुसूचित जाति के रक्षा उपाय थे। इसमें आर्टिकल 338 ये जोड़ देंगे, क्योंकि यह नेशनल कमीशन फॉर क्या बुलाता है, यह एसटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। आर्टिकल 29 क्या है, अनुसूचित जनजाति समाज की जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उनको बनाए रखने का अधिकार होगा। क्लियर है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में आपने आर्टिकल वाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है यहाँ पर आपने देखा। इसी प्रकार हम बात करते हैं, देखिएगा, माइनॉरिटीज के लिए जो है, भारत में कितनी कम्युनिटी माइनॉरिटीज के अंतर्गत है, भारत में जो 6 कम्युनिटी जो है उनको अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है, कितनी कम्युनिटीज हैं, 6 कम्युनिटीज हैं जिनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 25, 29, 30 जो है स्पेशली प्रोविजंस किसको करते हैं, यह माइनॉरिटीज के संदर्भ में करते हैं। किसके संदर्भ में कर रहा है, माइनॉरिटीज के संदर्भ में करता है, जिसको आपने डीपीएसपी में पढ़ा है, आर्टिकल 25, 29, 30। ठीक है, इस संदर्भ में आप देख लीजिएगा। क्लियर चीजें आपकी स्क्रीन के सामने चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो ये माइनॉरिटीज के संदर्भ में स्पेशल प्रोविजंस हो गया, आर्टिकल 25, 29 और 30 के संदर्भ में, जिसको आपने पिछली कक्षाओं में मूल अधिकार में भी चीजों को मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पर क्या है, ये माइनॉरिटीज के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, जो माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली दिए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अब देखिएगा, अब महिलाओं के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है भारत के संविधान में क्या क्या किए गए हैं और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके अंदर भारत के पार्लियामेंट के द्वारा क्या क्या कानून बनाए गए हैं। ठीक है। तो महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए जो है, या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड है, वो क्या है, देखिएगा, जो रक्षा उपाय है। ठीक है। तो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, भली भांति विकसित होने के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष सभी सुविधाएं और अवसरों की गारंटी प्रदान की गई है, जिसके निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 15 के अनुसार लिंग, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो आर्टिकल 15 के संदर्भ में, आर्टिकल 16 के संदर्भ में नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है चीजें ये। दूसरा, यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल 39 होगा। आर्टिकल 39 के अनुसार कोई भी नागरिक, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उसको समान कार्य के रूप में समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 29 के संदर्भ में देखेंगे, और आर्टिकल 19 के भी संदर्भ में देखेंगे। ये क्या होगा, आर्टिकल 19 के संदर्भ में देखेंगे, कोई भी नागरिक, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उसको समान रूप से अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 19 देखेंगे, और आर्टिकल 39 के संदर्भ में इसको आप देख लेंगे। ठीक है, क्लियर चीज है वो। ठीक है, आर्टिकल 25 के संदर्भ में आप देख सकते हैं। और देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा अनुच्छेद 40 के संदर्भ में, देखिए देख सकते हैं, अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जिसको अर्बन बॉडीज जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम पिछली क्लास में पढ़ा है, अर्बन बॉडीज, और यह है मतलब इसको पंचायत बोलते हैं। आर्टिकल 373 पंचायत है, संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए जो है रिजर्वेशन की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई, वो भी 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से और नगरीय निकायों में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए 73% रिजर्वेशन की बात की गई है। क्लियर चीज है ये। तो महिलाओं के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, 15 है, 16 है, 19 है, 29 के संदर्भ में, आप 39 के संदर्भ में देख सकते हैं, 40 के संदर्भ में देख सकते हैं। ठीक है, डीपीएससीपी के अनुच्छेद 42 में आप देख सकते हैं, डीपीएसपी के अनुच्छेद 42 में देख सकते हैं, क्या है। डीएसपी डीपीएसपी के अंतर्गत क्या देख सकते हैं आप, 42 के अंतर्गत देख सकते हैं। तो 42 के अंतर्गत क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, आप किसके संदर्भ में देख रहे हैं, देखिए फिर से जो रिपीट कर दे रहा हूँ। यह है अनुच्छेद 15 के तहत आप देख सकते हैं, 16 के तहत देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा ना, आप इसको अनुच्छेद 19, तो आर्टिकल 19 के तहत देख सकते हैं। यहाँ पे एक और आर्टिकल मैं हिट कर सकता हूँ, देखिए हाँ, तो लिखा हुआ है, इधर दिया हुआ है, आर्टिकल 19 के संदर्भ में देख सकते हैं। इस आर्टिकल को यहाँ पे हटा दिए, यहाँ पर आर्टिकल आप 23 भी कर सकते हैं। ठीक है, बधुआ मजदूरी और मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। इसमें वेश्यावृत्ति को प्रोहिबिटेड किया गया है। ठीक है, मानव मनुष्य का शरीर जो है व्यापार करने की नई संदर्भ में आप देख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 40 के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 42 के तहत आप देख सकते हैं, प्रसूति सहायता की बात की गई, क्या की गई यहाँ पे, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। और 40वें संविधान संशोधन में 73वें और आर्टिकल 40 में 73वें मतलब पंचायती राज व्यवस्था, और 74वें मतलब नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए क्या किया है, 1 सीट आरक्षण करने की बात यहाँ पर की गई है। क्लियर चीजें, ये महिलाओं के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अनुच्छेद 39 का, इसके अंदर राज्य में निर्देश दिया गया कि समान कार्य के लिए क्या होगा, समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 47 के संदर्भ में आप देख सकते हैं, आर्टिकल 14 के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि विधि के समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण,
ठीक है, सभी के लिए क्या है, कानून समान रूप से है। ठीक है, आर्टिकल 23 की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये जितने भी आर्टिकल हैं ये महिलाओं के संदर्भ में। तो महिलाओं के संदर्भ में आर्टिकल हम क्या देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे महिलाओं के संदर्भ में जो है आर्टिकल 14 है, 15 है, ठीक है, 16 है, ये है 16 है, आर्टिकल 16 है, फिर आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 23 है। ठीक है, आर्टिकल 23 के बाद है आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 42 है। ये स्पेशली प्रोविजंस क्या करते हैं, यह महिलाओं के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है ये। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और महिलाओं की सुरक्षात्मक के लिए गैर संवैधानिक क्या उपाय किए गए, देखिए महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदान समानता सभी अधिकारों को वास्तविकता में परिणत कराने के लिए और में सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विधायिका के द्वारा भी कुछ जो है विधिक प्रावधान किए गए हैं। देखिएगा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसको संदर्भ में आप देखिएगा। ठीक है, महिलाओं की वेश्यावृत्ति के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए 1956 में वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम बनाया गया और इन अपराधियों को कठोरतम सजा की व्यवस्था करने और सख्ती के लागू करने के लिए 1986 में क्या किया गया, इसको संशोधन किया गया। उसी प्रकार देखिएगा दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और संशोधन कब हुआ, 1986 में संशोधन किया गया। मतलब दहेज लेना और दोनों क्या है, कानूनन अपराध है। क्लियर है, तो दहेज दहेज क्या करता है, महिलाओं की समाज में स्थिति को गिरा देता है। ठीक है, दहेज प्रथा के कारण क्लियर चीज है ये, इस संदर्भ में आप देख लीजिएगा। फिर है 1961 कार्यरत महिलाओं की प्रसूति के कुछ समय पूर्व और बाद में स्वास्थ्य लाभ सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को सामान्य कार्य के लिए पुरुषों के लिए जैसे परिश्रम उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम जो है क्या बनाया गया, 1976 बनाया गया। समान वेतन अधिनियम 1976 बनाया गया है। क्लियर चीज है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, विज्ञापन और पोस्टरों तथा अन्य माध्यमों द्वारा महिलाओं में अश्लील चित्रण और प्रदर्शन की शक्ति अवशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1946 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, विज्ञापनों में किसी प्रकार का अश्लील फोटो के माध्यम से प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम 1986 है। महिलाओं की उनके पति की मृत्यु के बाद जो सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, उसका अधिनियम जो है स्वतंत्रता से पहले ही 1829 में बनाया गया था। बाद में जो है 1987 में इसको संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रसव पूर्व मतलब इसको प्रोहिबिटेड किया गया। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम मतलब प्रसव से पूर्व जो है लिंग जांच को क्या बना दिया गया है, कानून जो है उसको लीगल मानता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर जो है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1944 के तहत क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है। ठीक है, महिलाओं के घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार विवाहित स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वालों के शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने को दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, और महिला हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए 1952 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, और इसी की तर्ज पर राज्यों में राज्य महिला आयोग जो है का गठन किया गया है, जो महिला अधिकारों की क्या करती है और रक्षा से जुड़ी हुई मामले है। तो महिलाओं के लिए इतना जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपके सामने दिख रहा है। तो कौन कौन से नॉन क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, ठीक है, बहुत सारे हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब चीजें दहेज को प्रथा को रोकने के लिए। ठीक है, महिलाओं के साथ प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 पारित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, विज्ञापन पोस्टरों पर अश्लील चित्रों को प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, 1986। ठीक है, और सती प्रथा को अंत कर दिया गया था 1829 अधिनियम, और 1987 में थोड़ा संशोधन किया गया है इसमें। ठीक है, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम जो 1994 के तहत जो है, जो व्यक्ति लिंग में भ्रूण की हत्या करेगा, लिंग की पहचान करवाएगा, उसको कानून में सजा देने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू है। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना। इसी प्रकार राज्यों में क्या होगा, राज्य महिला आयोग जो है महिलाओं के हितों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्लियर चीज है ये। और महिला के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें ड्वाक्रा योजना है। ठीक है, क्लियर चीज है ये।
ठीक है। मातृ शिशु कार्यक्रम योजना है, महिला समाख्या योजना है, किशोरी बालिका योजना 1993, राष्ट्रीय महिला कोष समृद्धि योजना 1993, महिला इंदिरा महिला योजना, राज राजेश्वरी बीमा योजना, स्वास्थ्य सखी योजना, किशोरी शक्ति योजना, स्वयं सिद्धा योजना, ये बहुत प्रकार की योजनाएं जो है चलाई जा रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि महिलाएं जो है सबल हो सके, अपना आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर चीजें। तो इतना सारे जो कानून है महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में वही महिलाओं के लिए जो है रिजर्वेशन का बिल जो है नहीं लाया गया है, जो एक प्रकार का शोचनीय स्थिति है। पंचायती राज और नगरीय निकाय में एवं का रिजर्वेशन स्थापित हो गया है, लेकिन जो है अभी भी सहभागिता जो है विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून अभी तक पारित नहीं हो पाया है। और इस दिशा में कानून लाने की जरूरत है, और महिला आरक्षण विधेयक भी पारित किए जाने का प्रयास भविष्य में होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में भी क्या होगा, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। क्लियर चीज है ये। इस संदर्भ में हमने देखा कुछ सामाजिक जो आप इशू लिखते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आधार पर रखकर किसी भी सामाजिक सोशल इशू को आप लिख सकते हैं, और प्री के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि महिलाओं के लिए भारत के संविधान में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, अनुसूचित जातियों के लिए कौन है, ओबीसी के लिए क्या है, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो आप इस क्लास के माध्यम से उस क्वेश्चंस को बनाने में क्या कर सकते हैं, आपको अब ईजी हो जाएगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो सेक्शन है आज की क्लास का, वो है आपत्ति उपबंध। ठीक है, इमरजेंसी जो पावर है वो कहाँ से लिया गया हमारे यहाँ, जो इमरजेंसी जो पावर है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, यह जर्मनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, यह है। तो हमारे यहाँ जो है 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, और भारत के संविधान में जो है संविधान का ये कौन सा भाग बनाता है, भाग 18 में इसको शामिल किया गया है। और अनुच्छेद जो है 352 से लेकर 360 जो है वह आपात उपबंधों की बात करता है। क्लियर है। और 3 प्रकार के आपात उपबंध की बात करता है, जिसकी चर्चा हम करते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से आपात उपबंध है, तो यह आपात उपबंध होते हैं, राष्ट्रीय आपात होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है क्या है, वित्तीय आपात की बात करता है। किसका करता है, वित्तीय आपात बोलते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर इमरजेंसी की बात करता है, वित्तीय आपात की बात करता है। इन सभी के संदर्भ में जो प्रोविजन किए गए हैं आर्टिकल वाइज, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक किए गए हैं, और सारे मतलब इमरजेंसी जो है वो हम इसमें डिक्टेट करते हैं आपके इसके। और आपके साथ यहाँ पर मैं चीज़ों को दिक्कत करते हैं, मेरे साथ बने रहिए और इमरजेंसी को समझिए। और इमरजेंसी रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके प्री और के एग्जाम में जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर टच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आपात कितने प्रकार के हैं, आपात उपबंध जो 3 प्रकार के हैं। तो पहला जो आपात उपबंध है वो संविधान में आर्टिकल 352 में बताया गया है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात बोला जाता है। क्लियर है। आर्टिकल 352 के संदर्भ में इसको देखिएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, या सशस्त्र विद्रोह है के कारण देश की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत या वह किसी भाग पे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की या सॉरी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है एक एक करके पॉइंट्स को खोलेंगे हम। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर करता है, युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसे में लगता है देश की सुरक्षा संकट में है, तो यह संपूर्ण भारत या भारत की किसी भी भाग पर क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। क्लियर चीज है ये। तो इस संदर्भ में आप इसको देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। दूसरी बात क्या है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपात को
बाह्य आपात के नाम से तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाए गए आपात को आंतरिक आघात आपात के नाम से जाना जाता है। पॉइंट बी नोटेड। क्लियर चीज है ये? ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? ठीक। संघ के मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा हो सकती है। पॉइंट बी नोटेड। क्लियर चीजें? एक एक करके पॉइंट्स मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। संघ की मंत्रिमंडल के लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। फिर देखिएगा, 1 माह के अंदर संसद को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन होना चाहिए। कम से कम 2/3 बहुमत। ठीक है, मत और उपस्थित देने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदनों से यह पारित हो जाता है तो यह आपात की उद्घोषणा जो है वह 6 महीने के लिए परिवर्तित माना जाएगा। ठीक है। और यह 6 महीने काउंट कब से होगा? जब से राष्ट्रपति ने क्या किया है? इसकी घोषणा की है। तो घोषणा से 6 माह तक का यह समय इसकी इमरजेंसी का रहेगा। क्लियर चीज है ये? इमरजेंसी को वैलिडिटी प्रदान के लिए वैधता देने के लिए संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। तभी वह 6 महीने के लिए क्या होगा? परिवर्तित माना जाएगा। ठीक है। क्लियर चीजें? ठीक है। अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और तो वह प्रवर्तन में रहती है, परंतु मतलब अगर लगता है कि 6 महीने से अधिक बार इसको विस्तारित करना है तो यह प्रक्रिया करके क्या कर सकते हैं? 6 6 महीना ऐसा प्रतिक्रिया करके को असंख्य बार तक क्या किया जा सकता है? विस्तारित किया जा सकता है। लेकिन प्रक्रिया ऐसे ही होनी चाहिए, दोनों सदनों के द्वारा इसको अनुमोदित होना चाहिए। इसके बाद यह 6 महीने के लिए फिर से आगे क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस आपात को राष्ट्रपति किसी भी समय हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा आपात को समाप्त करने के साथ ऐसा एक साधारण बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करवा देता है पार्लियामेंट से या लोकसभा के द्वारा, तो यह इमरजेंसी जो है वो वापस लेने की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर देता है। तो राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है? वापस लेने की घोषणा कर देगा यदि लोकसभा आपात को समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत से ऐसा संकल्प जो है पारित करवा देता है और इसकी सूचना राष्ट्रपति को प्रेषित कर देता है। तो राष्ट्रपति जो है वह इमरजेंसी को समाप्त करने की घोषणा कर देता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। तो ये राष्ट्र आर्टिकल 352 के संदर्भ में हुआ। ठीक है। यदि राष्ट्रपति को मतलब आप देख रहे हैं राष्ट्रपति घोषणा कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है। किसके अनुमोदन पे कर रहा है? लिखित अनुमोदन पे कर रहा है। किसकी लिखित अनुमोदन पे कर रहा है? कैबिनेट के कर रहा है। किस आधार पर कर सकता है? युद्ध बाह्य या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर सकता है। क्लियर चीज है? राष्ट्रपति घोषणा कर देता है तो 1 महीने के भीतर वो पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी से पारित होना होगा, वो 6 महीने के प्रवर्तन में रहेगा। ठीक है। अगर लोकसभा इसको सिंपल मेजोरिटी से इसको समाप्ति करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर देता है तो क्या करेगा? राष्ट्रपति इसको क्या करेगा? समाप्ति की घोषणा कर देगा। क्लियर चीज है ये? नेक्स्ट देखते हैं। अब इस आपात का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो आपात के दुरुपयोग को रोकने के लिए देखिएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया और पहले राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है। पहले जो है मतलब राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर भी की जा सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में से क्या कहा गया कि ये लिखित सलाह पर ही जो है वह राष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी उद्घोषणा करेगा। ठीक है। संसद द्वारा एक अनुमोदन के बाद यह 6 माह के लिए प्रवर्तन में रहेगा। ठीक है। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी। ठीक है। लोकसभा साधारण बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा इसे समाप्त कर सकता है। 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके विशेष बहुमत 2/3 मेजोरिटी से अगर अनुमोदन होगा तभी ये 6 महीने के लिए प्रवर्तन में रहेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। पहले सभी प्रकार की के आपात में अनुच्छेद 19 क्या होता था? लंबित हो जाता था, लेकिन अब केवल यह बाह्य आपात
मतलब आर्टिकल 352 के संदर्भ में ही निलंबित होता है। ठीक है, स्वतः निलंबित होता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो ये सुरक्षा किया गया है। आपात के दुरुपयोग को रोकने का संविधान का प्रावधान जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, इस संदर्भ में आप इसको देखिएगा। ठीक, राष्ट्रीय आपात के दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक उपाय ये किया गया है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? आंतरिक अशांति की जगह क्या सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया है। ठीक है, और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह भी करेगा। या अनुमोदन के लिए 6 माह, एक बार इमरजेंसी लग जाता है तो 6 माह के लिए लगेगा। ठीक है, इसकी अनुमोदन होने चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से। क्लियर चीजें, ये सब बातें जो है इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद देखिएगा, ये जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो देखिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसका प्रभाव देखिएगा क्या हो रहा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और यहाँ से आपके जो है प्री के एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आते हैं, किसी आईएएस प्री में, और जो है स्टेट पीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। यहाँ से राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव होता है तो देखिएगा। ठीक है, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों की प्रशासनिक निर्देश दे सकता है, परंतु राज्य सरकारें सस्पेंड या निलंबित नहीं होती है। ठीक है, कार्यपालिका प्रभाव होगा, केंद्र के किसी विषय पर क्या कर सकता है, राज्यों के संदर्भ में अपना निर्देश एक तरह की राज्य की जो सरकार है वो बर्खास्त नहीं होगी। ठीक है, विधायी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य की सूची पर विषयों पर सारा और समवर्ती विषयों पर सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार को मिल जाता है कानून बनाने का। क्लियर चीज है ये। ठीक है, संसद विधि द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक बार क्या कर सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है और जो है राज्यों की विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी में इसको 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। क्लियर है। वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, केंद्र और राज्यों के साथ वित्तीय संबंधों के वितरण को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात का प्रभाव यही होगा। मूल अधिकारों में क्या होगा, 19 तो पहले ही निष्पंदित हो जाता है, और ठीक है सारे मूल अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। पहले क्या होगा, आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति के परमिशन से, राष्ट्रपति के आदेश से अन्य मूल्य अधिकारों को भी क्या कर सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में आर्टिकल अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं होगा। ठीक है, 20-21 जो है वह कभी भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल जो निलंबित होता है आर्टिकल 19 है, और अन्य मूल अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए राष्ट्रपति अलग से आदेश जारी कर देगा। ठीक है, क्लियर चीज है ये, अलग से उसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय आपात का प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपात में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव को क्या प्रभाव होगा, विधायी शक्ति क्या होगी, सारी विधायी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास आ जाएंगी। कार्यपालिक शक्तियां का प्रभाव होगा, राज्यों को प्रशासन अपने, केंद्र सरकार राज्यों को प्रशासन के लिए निर्देश दे सकता है, लेकिन राज्य सरकारें सस्पेंड नहीं होती है। क्लियर चीज है, इस संदर्भ में आप इसको देख लीजिएगा राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। ठीक है, अब देखिएगा, हम बात करते हैं, ये तो नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में हो गया, आर्टिकल 352 के संदर्भ में हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल या किसी अन्य सोर्स पर यदि राष्ट्रपति को यह संतुष्ट हो जाता है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकती, तो वह राज्य सरकार के सभी कृत्य को अपने हाथ में ले सकती है, और घोषित कर सकता है कि राज्य का विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। और यही जो है कहा जाता है कि आर्टिकल 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, या इंग्लिश में स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। तो राज्यपाल को की रिपोर्ट के आधार पर, या राज्य के द्वारा किसी अन्य अथॉरिटी से या व्यक्ति से तो यह इसको जानकारी मिलता है कि राज्य का शासन जो है संवैधानिक तरीके से चलाना संभव नहीं है, तो इस कंडीशन में इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, राज्यों में
राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। तो राष्ट्रपति जब यह घोषणा कर देता है, तो 2 महीनों के भीतर संसद के में साधारण बहुमत से इस प्रकार का घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है। और जब यह अनुमोदन हो जाता है, तो 6 महीने की अवधि के लिए यह प्रवर्तन में रहता है। यह 6 महीने की अवधि उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन से राष्ट्रपति ने क्या किया है, राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा की थी। क्लियर चीज है ये। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद 6 माह की अवधि के लिए क्या होगा, यह विस्तारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष की अवधि के बाद अधिकतम 2 वर्षों तक और विस्तारित किया जा सकता है। लेकिन विस्तारित कैसे किया गया, 6 6 महीना करके मैक्सिमम जो है इसको 3 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, कितने बार वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है, 3 वर्षों तक किया जा सकता है। अगर 3 वर्षों के बाद भी अगर राष्ट्रीय आपात मतलब और राष्ट्रपति शासन लगाने की ऐसी गुंजाइश कर हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करके उसको क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी को या आपात को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे पंजाब राज्य के संदर्भ में किया गया था। क्लियर चीज है ये। तो 3 6 6 महीना करके उसको मैक्सिमम 3 वर्षों तक स्टेट इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। उससे आगे के लिए बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ऐसे ही संविधान में संशोधन किया गया था पंजाब राज्य के संदर्भ में। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, पॉइंट्स को क्या करेंगे, याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन बनाने में जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न आएंगे तो आपको इजी होगा। ठीक है, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, तो कार्यपालिका पर क्या प्रभाव होगा, देखिएगा, राज्य का मंत्रिमंडल यहाँ पर बर्खास्त हो जाएगा। और मतलब सभी कृत्य जो है निर्वहन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा राष्ट्रपति के निर्देश से। क्लियर है, तो यहाँ पर राज्य का मंत्रिमंडल क्या होगा, बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, राज्य की विधानसभा बर्खास्त है, निलंबित कर दी गई है, तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का क्या हो जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। क्लियर चीज है ये। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन में देख रहा है अनुच्छेद 352 और 356 में क्या अंतर है, तो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपात में केंद्र और सभी राज्यों के मध्य संबंधें में मूलभूत परिवर्तन आता है, जबकि राष्ट्रपति शासन में केंद्र और उस राज्य को ही केवल प्रभावित होता है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रीय आपात में राज्य मंत्रिमंडल अस्तित्व में रहता है, राष्ट्रीय आपात में राज्य का मंत्रिमंडल अस्तित्व में रहता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति शासन में राज्य का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात विधानमंडल में कार्य करना जारी रखती है, मतलब राज्य का जो विधानमंडल है वह कार्य करना जारी रखती है, जबकि राष्ट्रपति शासन में वह सस्पेंड हो जाती है। क्लियर चीज है ये याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकारें प्रभावित होती हैं, जबकि राष्ट्रपति शासन में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मूल अधिकार में किसी प्रकार का अभाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, राष्ट्रीय आपात में केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय शक्ति प्रभावित होते हैं, वित्तीय संबंध प्रभावित होते हैं, किंतु राष्ट्रपति शासन में कोई वित्तीय संबंध प्रभावित नहीं होते हैं। क्लियर चीजें इस संदर्भ में आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो ये राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके संदर्भ में आप यहाँ पर एक चीज यहाँ पर एक चीज देखिएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या आर्टिकल 356 का जो केस है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। न्यायिक पुनरावलोकन एवं अनुच्छेद 356 केस था क्या, तो बम्बई मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय का क्या मत है उसमें देखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त राष्ट्रपति की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, परंतु यह समीक्षा 3 बातों पर होनी चाहिए। क्या ऐसी कोई सामग्री है जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने अपनी अपनी राय बनाई है। जैसे पिछली बार देखेंगे कि पिछले लास्ट 3 4 4 5 साल पहले उत्तराखंड के केस में क्या हो गया था, जुडिशियल रिव्यू इसका हुआ था।
और जो राष्ट्रपति शासन जो लगा था वहां पर उसको हटा लिया गया था हाईकोर्ट के निर्देश पर। ठीक है, इस पर देखा जाएगा क्या कोई सामग्री है जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने अपनी राय बताई है, क्या सामग्री सुसंगत है, क्या राष्ट्रपति शासन का कोई दुर्भावपूर्ण इरादा था। ठीक है, तो मामले की जांच करते समय न्यायालय सामग्री मांग सकता है और इसके आधार पर मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की किस आधार पर जो है मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दी थी। तथ्य होने की अगर सुसंगत होने की स्थिति होगी तो राष्ट्रपति के सद्भावपूर्ण इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी केंद्र को होगी। तो राष्ट्रपति ने क्यों ऐसा राष्ट्रपति शासन लगाया है राज्यों में। ठीक है, और यह सामग्री जो है के आधारों को जो है प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, केंद्र सरकार को होगी। संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन से पूर्व राज्य विधानसभा की विधि नहीं ली जाएगी, राज्य विधानसभा को विदित नहीं लिया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के ताकत तथा मंत्रिपरिषद के विधानसभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं की जांच विधानसभा की सतह पर करनी चाहिए, यहाँ किसी व्यक्तिगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आधार नहीं हो सकता, केवल संवैधानिक तंत्र की विफलता ही राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व केंद्र को उसके संबंधित राज्यों को चेतावनी देनी चाहिए। ठीक है, यदि न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना असंवैधानिक था तो वह उसे क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है और विधानसभा को क्या कर सकता है, फिर से पुनर्गठित कर सकता है। और यह मामला जो है क्या था, यह न्यायिक पुनर्वलोकन का मामला आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 356 में मुंबई केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। इस आधार पर जो है उत्तराखंड का जो मामला था कि रावत सरकार को क्या किया था, फिर से इस्टेब्लिश कर दिया गया था। क्लियर चीज है ये। तो अगर राष्ट्रपति शासन जो लगा है राज्यों में उसका क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। आप चीजों को याद रखिएगा। क्लियर चीज है। अब देखते हैं वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात की व्यवस्था जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 में की गई है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह देश में वित्तीय आपात लागू कर सकता है। ठीक है, और उद्घोषणा को 2 मास के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है और अनुमोदन होने के बाद जब तक राष्ट्रपति इसे वापस नहीं ले लेगा तब तक यह प्रवर्तन में रहेगा। मतलब यहाँ पे समय सीमा नहीं है कि 6 महीना के लगेगा, किसके लगेगा, जब तक राष्ट्रपति इस घोषणा को वापस लेने की घोषणा नहीं कर देता है तब तक यह प्रवर्तन में रहेगी। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की स्थिति आ गई है तो क्या कर सकता है, वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और यह वित्तीय आपात जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा सिंपल मेजोरिटी से अगर अनुमोदित हो जाते हैं तो 2 महीने के अंदर तो यह लागू माना जाएगा और तब तक वित्तीय आपात बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसकी समाप्ति की घोषणा नहीं कर देता है। क्लियर चीज है ये। तो वित्तीय आपात के संदर्भ में है। राज्यों के राज्यपाल को यह निर्देश दिया जा सकता है कि राज्यों के सभी धन और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर दें, आरक्षित हो। क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, राज्यों को वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिए कहा जा सकता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन को निलंबित किया जा सकता है। सभी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शनरीज हैं और जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए जो अधिकारी उनके वेतन और भत्ते में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। क्लियर चीज है ये जो है वित्तीय आपात के संदर्भ में विशेष उपबंध है। तो भारत में अभी आज तक जो है वित्तीय उपबंध की घोषणा नहीं हुई है। क्लियर चीजें। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो अक्सर लगते रहते हैं तो ये इनकी लगने की संख्या जो है वो 100 क्या 125 से ऊपर है अभी तक अगर काउंट किया जाए, अलग अलग राज्यों को मिलाकर देखते हैं तो यह 125 से ज्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन प्रैक्टिस किया जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है भारत में अभी तक केवल 3 बार ही लगे हैं। ठीक है, 1961, 1971, 1961-62 भारत चाइना युद्ध के समय, फिर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 इंदिरा गांधी के समय जिसको उन्होंने आंतरिक अशांति का
बात किया था। आज आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज किया जाता है। क्लियर चीजें। तो इस संदर्भ में आपने क्लास को क्या देखा, आपने क्लास को देखा कि संदर्भ में विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज एंड स्पेशली प्रोविजन टू वुमेन्स। ठीक है, महिलाओं के आधार पर आपने इतने हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे। ठीक है, उसके बाद हमने इमरजेंसी पढ़ा। इमरजेंसी में तीनों प्रकार की इमरजेंसी पढ़ा। कार्यपालिका और विधायिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में आपने आर्टिकल 352, 356 और 360 के संदर्भ में आपने क्लास में कंप्लीट करने की मैं आपको कोशिश किया। क्लियर चीज है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो चैप्टर है, संविधान का भाग 17 है, वो है अनुच्छेद 343 से 351 और राजभाषा के संदर्भ में है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, तब भी कभी कभार जो है क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं और पीएससी और पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर चीजें, जैसे आर्टिकल 350 ए का अक्सर क्वेश्चन यहाँ से होता है और अनुसूची 8 से क्वेश्चन होता है, कौन कौन सी भाषाओं को जो है अनुसूची शेड्यूल्ड भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। क्लियर चीजें ये। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आपकी कुछ फैक्ट्स मैं बात कर रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो भारत में लगभग जो है 1600 से ज्यादा जो है भाषाएं बोली जाती है। इनमें से 63 भाषाएं जो है गैर भारतीय हैं। भारत में हिंदी का प्रयोग एक अनुमान के मुताबिक 46% जनता के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है यह भाषाओं के बारे में उपबंध किया गया है। क्लियर है, इस संदर्भ में आप देखिएगा। ठीक है, भारत का राजभाषा हिंदी होगा और लिपि इसकी क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में थी, बी खेर के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने हिंदी को प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को द्वितीय केंद्रीय भाषा के रूप में बनाए रखने की दी थी। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं, तो भारत की क्या होगा ये कि इसमें आर्टिकल 343 में क्या कहा गया है कि क्या होगा कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, और यह भी कहा गया था जब तक कोई हिंदी के बारे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किया जाए तो 15 वर्षों तक जो कार्य हैं वह अंग्रेजी माध्यम में किए जाएंगे। यह भी प्रावधान आर्टिकल 343 में संविधान के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन आज जो है भाषा का जो राजभाषा के रूप में हम देखे हैं, भले ही भारत का राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, लेकिन आज भी जो आप सरकारी कार्य हैं वह दोनों ही भाषाओं में होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 345 के तहत देखिएगा, आर्टिकल 345 क्या बात करता है। आर्टिकल 345 यह बात करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, किसी राज्य को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार होगा। कोई भी राज्य क्या कर सकता है, अपनी प्रादेशिक भाषा को चुनने का उसको अधिकार। राज्य में किसी भाग में अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो राज्यों को विधानसभाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दे दिया जाएगा और वो क्या हो जाएगा, राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा और वो प्रादेशिक भाषा के रूप में उसको मान्यता मिल जाएगी। अगर कोई राज्य अगर प्रादेशिक भाषा को अनाउंसमेंट नहीं कर पाता है तो उस राज्य का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वह इंग्लिश माना जाएगा, अंग्रेजी माना जाएगा। ऐसे संविधान में प्रावधान किया गया, किसी राज्य की अपनी प्रादेशिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कर सकता है, वह स्थापित कर सकता है आर्टिकल 345 के तहत अपने अपने राज्य की विधानसभाओं के माध्यम से। ठीक है, आर्टिकल 346 देखिए क्या बात करता है। इस अनुच्छेद में दो राज्यों के मध्य पत्राचार का भाषा क्या होगा, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, दोनों राज्य क्या कर सकते हैं, आपस में अपना एक सहमति कर सकते हैं कि दोनों के मध्य जो है राज्य के मध्य या राज्य का केंद्र के मध्य जो है पत्राचार का भाषा क्या होगा। क्लियर चीजें, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। क्लियर चीजें, ये आपसी करार करके क्या कर सकते हो, वह हिंदी को पत्राचार की भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। क्लियर है।
तो दो राज्य के मध्य पत्राच आदि की भाषा के प्रश्न का समाधान है। इसके अनुसार संघ द्वारा शासकीय क्रियाकलापों में प्राकृत भाषा ही एक राज्य और दूसरे किसी राज्य या फिर संघ और किसी राज्य के पत्राचार की भाषा होगी। जैसे संघ का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा उसके आधार पर, ठीक है। लेकिन दो राज्य आपस में अपनी करार करके हिंदी को पत्राचार की भाषा के रूप में स्वीकृति दे सकते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक है। आर्टिकल 347 किसी भी राज्य के नागरिकों को शासकीय भाषा चुनने का अधिकार प्रदान है। मतलब कहने का आर्टिकल 347 से बात करता है, कोई भी राज्य का नागरिक राज्य सरकार के साथ अगर कोई पत्राचार का व्यवहार कर रहा है तो वह अपनी किसी भी भाषा में वह क्या कर सकता है, पत्राचार जो है वह सरकार के साथ कर सकता है, ठीक है। उसकी अपनी खुद के अधिकार दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 339 जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिनियमों में विधेयकों में भाषा के संदर्भ में बात किया गया है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल भाषा जो है वह क्या होगी, अंग्रेजी ही होगी, ठीक है। हाँ, और ठीक है, किसी किसी हाई कोर्ट में अगर हाई कोर्ट ऐसा चाहता है कि वहां का जो है सुनवाई जो है स्थानीय भाषा हिंदी में किया जाए तो राज्यपाल उसको निर्देशित कर सकता है, बट हाई कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन न्यायालय अधिनियमों और विधेयक खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी क्या होगी, वह अंग्रेजी में ही कार्य संपन्न करवाए जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 349 देखिएगा, भाषा संबंधी कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकेगा, जो कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के सिफारिश पर ही हो देगा, ठीक है। भाषा से संबंधित कोई विधेयक अगर संसद में लाया जाएगा तो उसके राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। क्लियर है। अनुच्छेद 350 एक देखिएगा, ये बहुत सारे स्टेट पीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रत्येक बच्चे को अपनी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने का अधिकार होगा। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा आर्टिकल 350 के संदर्भ में, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है। तो आप बच्चों को क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चे को अपनी शिक्षा जो है मातृभाषा में प्राप्त करने का क्या है, अधिकार होगा, ठीक है। कुछ भाषा के संदर्भ में और प्रावधान हम पढ़ लेते हैं। संविधान को लागू होने की तिथि से 15 वर्षों तक सरकारी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे। देश के न्यायालयों की भाषा खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी ही है। अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल, मतलब जो शेड्यूल भाषा में शामिल नहीं है, परंतु यह सहायक राजभाषा है। इसके साथ साथ यह मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की क्या है, यह राजभाषा भी है। राज्यों में यदि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अपने राज्य की राजभाषा को प्रयोग को अनुमति दे सकता है। क्लियर चीज है ये, नोटेड पॉइंट को नोट लीजिएगा। संसद की भाषा अंग्रेजी होगी और सभापति अंग्रेज चाहे तो सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकते हैं। ये पॉइंट को आपने नोट कर लीजिएगा, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको ये क्या करेगा, पॉइंट हेल्प करेगा। संसद की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। सभापति या अध्यक्ष चाहे तो सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकते हैं, ठीक है। राज्यों में यदि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अपने राज्य की राजभाषा में प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर चीज है ये। देश की न्यायालयों की भाषा क्या है, अंग्रेजी होगी, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक सरकारी कार्यालय की कार्य इसमें होंगे, अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। तो भारत की जो 22 जो शेड्यूल भाषाएं हैं और जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, तो ये जो भाषाएं 22 भाषाएं जो आपके संदर्भ के सामने दिख रहे हैं वो आपको दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस संदर्भ में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है या शामिल नहीं है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मलयालम भी है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, कोंकणी है, मराठी, गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है, कश्मीरी है, संस्कृत भी है, देखिएगा उर्दू भी है, उड़िया भी है, सिंधी भी है, देख लीजिएगा, ठीक है। सिंधी भी है और हिंदी तो है ही है, नेपाली भी है, देख लीजिएगा, मणिपुरी है, असमिया है, बंगला है। इतने भाषाएं जो 22 भाषाएं जो है वो शेड्यूल भाषाओं में शामिल हैं। क्लियर चीजें ये, ठीक।
संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद करवाया जाएगा आर्टिकल 394 क। इस देखिएगा 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 394 को जोड़कर संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद कराने की व्यवस्था की गई। साथ ही अंग्रेजी भाषा में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधनों को हिंदी भाषा में अनुवाद कराने की व्यवस्था की गई। ठीक है। और हिंदी के संदर्भ में देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या का 46% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्लियर चीज है ये। यद्यपि भारत के लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, परंतु संविधान और आधिकारिक दृष्टि से इसको यह दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है। बी जी खेर की अध्यक्षता में 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी थी, और आयोग ने 1900 के बाद प्रमुख रूप से हिंदी राजभाषा की सिफारिश की थी, परंतु अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में रखने की भी सिफारिश की थी। कन्हैया लाल मानिक कहते हैं कि अब हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह तो भाषा यह है ही। ठीक है। जो नहीं भाषा होता उसको राष्ट्रभाषा मान्यता देता है, यह तो राष्ट्रभाषा है ही, इसको अलग से मान्यता देने की क्या आवश्यकता है। क्लियर चीज है ये। तो राजभाषा आयोग के संदर्भ में देख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपके के संदर्भ में जो है ये होता है। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपने देखा, पहला चैप्टर हमने पढ़ा आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक। दूसरा जो चैप्टर हमने इमरजेंसी पढ़ा आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। ठीक है। तीसरा चैप्टर जो लैंग्वेज पढ़ा हमने आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। क्लियर चीज है ये। तो ये चीजें हमने आज इस कंप्लीट करने की कोशिश किया, और इसके क्लास के आधार पर मेरे को आशा है कि आप लोगों को सारी चीजें जो है स्पष्ट हो गई होंगी। अगर कोई चीजें आप लोगों को अगर कोई डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जब चैनल आप वॉच करेंगे इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उस मैसेज के माध्यम से उस प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एडमिशन लीजिए। अभी जो है कोर्स का जो हर कोर्स का जो प्राइस बढ़ने वाला है, और मेरा कोड जो है UGM10 के साथ एडमिशन लीजिए। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। हम्म।